आई थिंक 3 स्टूडेंट्स ही हैं मेरे क्लास में। क्योंकि जो वीडियो ऑन रखते हैं उनको ही मैं मानती हूँ कि वो एक्टिव स्टूडेंट है, क्योंकि सभी को एक साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कुछ को हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, हाँ कुछ को हो सकती, कोई दिक्कत नहीं संगीता जी। लेकिन जेन्युइन जिनको प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा ट्रस्ट है आपके ऊपर कि मैं ट्रस्ट ये कर रही हूँ कि जब तक जेन्युइन रीजन नहीं होगा तो आप वीडियो ऑफ नहीं करेंगे। तो मेरे ट्रस्ट को बनाए रखना आपकी ड्यूटी है। ओके, सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट है, आहार ही औषधि है। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट जो है, जिसमें थेरेपेटिक यूजेस ऑफ गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सारे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पॉइंट पर आते हैं, थेरेपेटिक यूजेस ऑफ हल्दी, जीरा, धनिया, नमक और काली मिर्च। तो इस पॉइंट को आज हम शुरू कर रहे हैं। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ, मुझे 1 मिनट दें। आई थिंक पीपीटी सभी को शेयर हो रहा होगा। तनुजा जी थम्स अप करके बताएं मुझे। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक जो है कि हमको हल्दी, जीरा, धनिया, नमक, काली मिर्च, इन सभी के चिकित्सीय उपयोग क्या है उसकी जानकारी करनी। और ये सारी चीजें आप देखें तो हम लगभग अपने रोजाना के जो भी काम है, जो भी हम फूड प्रिपेयर करते हैं, कुकिंग करते हैं, उसमें ये सारी चीज किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व रहती है। तो अगर हमें इनके थेरेपेटिक यूजेस भी मालूम हो जाए तो हम आवश्यकता के अनुसार इसको यूज कर सकेंगे कि किसको ये अधिक देना चाहिए या किसको कम देना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे हल्दी के क्या क्या यूज है। तो जब हम किसी के भी थेरेपेटिक यूज देखते हैं तो हमको ये जानना भी बहुत जरूरी है कि उसमें ऐसी क्या चीज है, कौन सा ऐसा उसका न्यूट्रिएंट्स है या कौन सा केमिकल है जो कि आप थेरेपी में यूज कर रहे हैं। तो उस हल्दी में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कर्क्यूमिनॉइड्स होते हैं, इसमें जो मेन थेरेपी में यूज होते हैं। और उसमें भी ये कर्क्यूमिनॉइड्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कर्क्यूमिन। और इसी के कारण हल्दी का जो रंग होता है वो पीला होता है, या हल्दी हम किसी चीज में डालते हैं तो उसमें वो एक पीले रंग को पीला रंग देता है। और बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है इसके लिए कर्क्यूमिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी थेरेपी करने में। इसके अलावा इसमें और भी जो होते हैं वो टर्मोरोन, जिंजीबेरिन, कुछ ऑयल्स होते हैं, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होते हैं, और मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं, विटामिन B6, C, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीज। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है हल्दी की, जो कि हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अब इसमें जो एक्टिव कंपाउंड्स होता है वो होता है कर्क्यूमिनॉइड्स। तो ये हल्दी का सबसे वेल नोन कंपाउंड है जो हर व्यक्ति जानता है कि इसमें कर्क्यूमिन होता है। और कर्क्यूमिन ही इसके चिकित्सीय उपयोग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और फ्लेवर के लिए इसमें कुछ ऑयल्स भी होते हैं। अब इसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो कुछ मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन और फैट। तो ये डिपेंड करता है कि हल्दी का फॉर्म कैसा है, हल्दी खड़ी हल्दी है या उसका पाउडर है। तो उस फॉर्म पर डिपेंड होती है कि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हल्दी में किस हद तक पाए जाएंगे। जैसे अगर खड़ी हल्दी है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाएंगे, विटामिन C पाया जाएगा। जब उसको क्रश कर लेंगे हम तो उसमें आयरन भी
पाया जाएगा, और जब वो पाउडर फॉर्म में होती है तो वो एंटीसेप्टिक का भी काम करती है और उसमें पोटेशियम की प्रेजेंस रहती है। तो इसके अलग अलग फॉर्म में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होती है। अब इसमें जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो इसमें B6 और C दो विटामिन पाए जाते हैं, और मिनरल्स में इसमें आयरन, मैग्नीज और जिंक, सॉरी, ये तीन इसमें मिनरल्स प्रेजेंस रहते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या क्या पाया जाता है, फाइबर इसमें पाए जाते हैं, और ये डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं, और जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और वो जब गीला रहता है हल्दी, तो उसमें पानी थोड़ी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जब उसको सुखा लिया जाता है तो उसमें पानी की मात्रा और कम हो जाती है। और जैसे जैसे उसको पाउडर के फॉर्म में लाते हैं तो उसमें वाटर का जो क्वांटिटी होती है वो कम होती जाती है। फिर इसकी अगर फाइटोकेमिस्ट्री हम देखें तो इसमें 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, केवल 6 से 13% पानी पाया जाता है, 6 to 8 प्रोटीन्स होते हैं, 5 to 10% फैट होता है, 3 to 7% डाइटरी मिनरल्स होते हैं, 3 to 7% इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, 2 to 7% डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और 1 to 6% जो है इसमें कर्क्यूमिनाइड्स होते हैं। तो इस तरह की इसकी फाइटोकेमिस्ट्री जो है वो होती है। तो ओवरऑल हम अगर देखें कि हल्दी में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी दी है वो 1 टेबल स्पून दी है, जो लगभग 9.4 ग्राम के इक्विवेलेंट होती है। और इसमें कैलोरीज कितनी होती है, लगभग 29 किलो कैलोरीज इसमें पाई जाती है। अब ये जो पूरा मेजरमेंट है ये 1 टीस्पून के ही टेबल स्पून के ही पर ही बेस्ड है। तो 1 टेबल स्पून यदि हम हल्दी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगेन ये है कि यदि हम उसको कच्ची हल्दी ले रहे हैं तो ये चेंज होगा, अगर ड्राई खड़ी हल्दी ले रहे हैं तो ये रेशो चेंज होंगे, पाउडर ले रहे हैं तो रेशो चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और फास्फोरस, ये मिनरल्स पाए जाते हैं सारे। इसके अलावा इसमें वाटर का इंटेक बहुत ही कम पाया जाता है, 1.21 ग्राम, प्रोटीन 0.91 ग्राम्स पाया जाएगा, फैट जो टोटल है वो 0.31 ग्राम्स पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट 6.31 ग्राम्स पाए जाएंगे, और डाइटरी फाइबर्स जो है 2.1 ग्राम्स इसमें मिलते हैं। तो इस तरह से इसकी पूरे माइक्रोन्यूट्रिशंस और मैक्रोन्यूट्रिशंस की वैल्यू हल्दी में होती है। अब हल्दी को दो फॉर्म में और लिया जाता है, हल्दी का पानी भी लिया जाता है और हल्दी का दूध भी लिया जाता है। तो दो फॉर्म और होता है। तो जो टर्मरिक वाटर होता है वो किस चीज में फायदा करता है, ये इसका यूज जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये दोनों ही क्या, जो अर्थराइटिस की बीमारी होती है और स्किन से रिलेटेड इश्यू होते हैं, उनमें ये लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हार्ट हेल्थ में ये हेल्पफुल होते हैं, और ब्रेन हेल्थ को भी ये इम्प्रूव करते हैं। साथ ही ये एंटीसेप्टिक का काम करते हैं, तो कहीं भी कटने या जलने पर एक लोकल एंटीसेप्टिक की तरह इसका यूज किया जाता है। और ये ड्रिंकिंग टर्मरिक वाटर की तरह ही टर्मरिक मिल्क भी लिया जाता है। तो ये दोनों चीजों का यूज होता है। तो ये जो टर्मरिक वाटर है ये क्या करेगा कि जहां भी इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, डाइजेशन को बूस्ट करेगा, और ब्लड शुगर को जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, और लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट डिजीज को हेल्दी बनाए रखने में हेल्पफुल होगा। अब इसी तरह हम देखेंगे टर्मरिक मिल्क का।
तो टर्मरिक मिल्क के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ से रिलेटेड में। ये भी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ये कफ कोल्ड के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा एक रेमेडी देता है। साथ ही ये इंसोमिया को क्योर करता है। इंसोमिया मतलब नींद ना आने की बीमारी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर लेटे रहते हैं लेकिन नींद ही नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है और कैंसर की रिस्क को बहुत कम करता है। यहाँ तक अभी जो रिसेंट रिसर्च कुछ हुए हैं तो उसमें यहाँ तक बोला गया है कि यदि डेली में उसका पर्टिकुलर एक पीरियड है और उसमें हल्दी यदि कोई व्यक्ति डेली ले रहा है, उसको किस फॉर्म में ले रहा है, पाउडर फॉर्म में कि टर्मरिक मिल्क या टर्मरिक वाटर, तो सबके अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। बट अगर वो ट्रीटमेंट कोई ले रहा है तो उसकी जो कीमोथेरेपी होती है कैंसर पेशेंट की, वो सपोज नॉर्मल में 5 साइकिल में मान लीजिए उसका कैंसर पूरा जाने वाला है, तो वो 2 या 3 में ही रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो उसको हल्दी थेरेपी भी बोलते हैं, टर्मरिक थेरेपी, वो ले रहा होता है, तो कीमो का असर जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखें कि कफ कोल्ड में हेल्प करता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, कैंसर में हेल्प करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब कहीं भी शरीर के अंदर यदि सूजन है तो हल्दी ली जाती है। आप अक्सर ये सुनते हैं कि जब किसी को कोई मुंदी चोट आ जाती है, जैसे कहीं अंदर चोट लग गई, तो उसको ये हल्दी वाला दूध दिया जाता है और वो हील अप करता है बॉडी की जो इंटरनल चोट होती है। आर्थराइटिस में हेल्पफुल होता है, कहीं भी दर्द है, ऐठन है, उसमें हेल्पफुल होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, लिवर को डिटॉक्स करेगा, बोन हेल्थ को ये मेंटेन रखता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। और मेंस्ट्रुअल अगर क्रैम्प्स आते हैं, कई लोगों को ऐसा होता है कि पीरियड के समय बहुत अधिक मसल्स क्रैम्प आते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन है, वो क्रैम्प्स आने कम हो जाते हैं। स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे ये सॉल्व करता है। वेट लॉस में हेल्पफुल है और एक्जिमा किसी को होता है उसमें हेल्पफुल है। इंसोमिया में स्किन ग्लो करती है इससे। अल्जाइमर और हेडेक वगैरह की जो डिजीज होती है उनमें भी ये हेल्पफुल पाया गया है। तो ओवरऑल हम देखें कि एक टर्मरिक मिल्क जो है एक बहुत अच्छा थेरेपेटिक सब्सटेंस है हमारे डेली यूज को, जिसको हम कर सकते हैं। अब अगर हम हल्दी का देखें तो इसके ओवरऑल जो हेल्थ बेनिफिट है वो क्या है। एक तो अगर स्किन के लिए देखें तो स्किन को ये फेयर और ग्लो करता है, स्किन प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। एंटीसेप्टिक है, तो जो एक्सटर्नल कहीं पर भी चोट लगती है तो वहां पर एज ए एंटीसेप्टिक काम करता है। फिर उसके बाद ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, इन्फ्लेमेशंस को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ब्रेन फंक्शन को ये प्रमोट करता है और हार्ट रिस्क को डाउन करता है, कम करता है। अब इसके बाद हम आगे इसके और थोड़े से थेरेपेटिक यूजेस देखते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड पेन रिलीफ होता है। जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिनको होती है तो उनको अक्सर जोड़ों में दर्द होता है या जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, तो वो अगर डेली इसका सेवन करें तो वो दर्द बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके बाद कई बार मसल्स पेन होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर है और अगर वो स्ट्रेचिंग कर रहा है या ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी उसका कोई मसल्स पुल हो गया है, तो उस समय इस तरह का दूध देने से उसके मसल्स पेन जो होते हैं वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं। और इसके अलावा जो सामान्य मसल्स पेन होते हैं उनमें भी ये बहुत एक्टिव रेमेडी के रूप में काम करता है। स्किन में ये किस तरह से है, स्किन में इसमें सूजन रोधी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो जो भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे एक्ने होना, एक्जिमा होना, सोराइसिस होना, तो उन सारी चीजों का ये उपचार करने में सक्षम रहता है। कहीं भी स्किन कट जाती है, जल जाती है या चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक के रूप में स्किन में इसका यूज होता है। और ये
हाइपर पिगमेंटेशन अगर स्किन में है या बहुत सारे ब्लैक स्पॉट हो गए हैं तो उनको ये रिमूव करता है, जिससे कि स्किन फेयर और ग्लो करती है। डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, और जो बॉयल होता है उससे जो जूस निकलता है जिसको बॉयल जूस बोलते हैं, उसको बॉयल को स्टिमुलेट करता है, और जिससे गैस, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजों से राहत मिलती है और पाचन जल्दी होता है। उसके साथ साथ ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, मतलब ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल रह जाते हैं उनको ये रिमूव करता है और ब्लड को डिटॉक्स करता है। इसके बाद इसके और जो एक्स्ट्रा हैं, ये इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि हल्दी से इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो बूस्ट होता है, और खासकर सर्दियों में, जो कोल्ड के समय में, जबकि कफ एंड कोल्ड होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, तो ऐसे समय में इसके सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। हार्ट में इसके जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हार्ट के एलडीएल को कम कर देता है, जो कि एलडीएल मतलब एक तरह का खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हार्ट के लिए हार्मफुल होता है या हार्ट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कम करने से ये हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर देता है। ब्रेन के लिए इसमें बहुत सारे अभी रिसर्च हो रहे हैं, और ऐसा पता चला है कि जो सीएनसी है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो इसके जो केमिकल होते हैं वो उन्हें उसके स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, स्ट्रेस फ्री करते हैं, और ब्रेन में बीटा एमलॉइड प्रोटीन को प्रोटीन के निर्माण को ये कम करते हैं, क्योंकि ये जो बीटा एमलॉइड होती हैं ये बीटा रेस बनाती हैं, और बीटा रेस जो हैं वो व्यक्ति को बहुत हाइपर एक्टिव करती हैं। आप लोग को शायद मालूम होगा कि ब्रेन में बहुत सारे तरह की रेज होती हैं, जिनमें से बीटा, अल्फा, डेल्टा, थीटा और गामा, ये मेन रेज हैं 5 तरह की, जो अलग अलग सिचुएशन में ब्रेन में एक्टिवेट होती हैं। और चूंकि ये जो कर्क्यूमिन डिप्रेशन से भी, जितने जो डिप्रेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ब्रेन में चेंजेस होते हैं उनको दूर करता है, तो ये डिप्रेशन में हेल्पफुल होता है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर के में हैप्पी हार्मोन्स को पहुंचा के, और न्यूरोट्रांसमीटर को जो है मूड को रेगुलेट कर, जो कि मूड को रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करता है और डिप्रेशन से बचाता है। अब हल्दी की भी बहुत सारे तरह की हल्दी होती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पीली हल्दी होती है, काली हल्दी होती है, आमा हल्दी होती है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। तो सभी तो हमने नहीं लिए हैं, लेकिन जो आमा हल्दी होती है वो चूंकि कई चीज में बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत सारी चिकित्सा में, इसलिए इसको हमने लिया है। तो ये अम्बा हल्दी, आमा हल्दी दोनों एक ही चीज है, और ये प्राय जंगल में मिलती है, और इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, इसमें येलोइश कलर नहीं होता है। और इसको अगर आप इसकी स्मेल देखें तो एकदम कच्चे आम की तरह इसकी स्मेल होती है, सुगंध होती है, और इसका बहुत सारी चीजों में, खाना में यूज होता है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, और साथ ही ये वायरस को रजिस्ट करती है। फिर ये भी स्किन और डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका अचार बनता है, या इसको सुखाकर, या इसकी चटनी बना के, इस तरह से इसको उपाय में लाते हैं। अब इसका उपाय क्या है, इसके उपयोग और लाभ क्या हैं? तो एक तो ये हो गया कि जो खाना बनता है उसमें इसका बहुत सारे तरह से यूज होता है। इसको ड्राई भी यूज किया जाता है, इसका अचार, चटनी, करी, और इसके में चूंकि एक कच्चे आम का फ्लेवर होता है, स्मेल होती है, तो वो चटनी या करी में एक विशिष्ट तरह का स्वाद देती है, स्पेसिफिक टेस्ट और स्मेल को देती है। फिर स्किन में इसका बहुत यूज किया जाता है, स्किन को ट्रीट करने में। जो भी हाइपर पिगमेंटेशन होता है, एक्ने होते हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं, तो इसका जो फेस पैक होता है वो इन सबको दूर करता है और स्किन को ग्लो करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी दोनों ही गुण होते हैं, और ये दोनों त्वचा को ग्लो करने में हेल्पफुल होते हैं।
डाइजेशन में ये जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है और वो एंजाइम डाइजेशन को प्रॉपर बनाते हैं और बहुत सारी जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन है, इन सारी चीजों से को हटाने में, रिमूव करने में ये हेल्पफुल है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसके कारण ये बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे ये लड़ने में हेल्पफुल होती है। बोन प्रॉब्लम में भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। कई बार आपने सुना होगा कि फ्रैक्चर है किसी तरह की, या मान लीजिए कोई मसल्स टूट गई है, टीयर हो गई है, या कोई हेयर लाइन क्रैक है, तब आमा हल्दी देने का अक्सर सजेशन दिया जाता है। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो स्किन के लिए तो इसका पाउडर बना के पानी या दूध के साथ मिला के इसको फेस पैक बना के यूज करते हैं, और गर्म दूध या पानी के साथ इसे भी लिया जा सकता है। इसका भी टर्मरिक वाटर या टर्मरिक मिल्क फॉर्म में लिया जा सकता है। और जो किचन में हम कुकिंग में यूज करेंगे तो या तो इसको इसकी जो गीली हल्दी होती है वो यूज कर सकते हैं, या सूखा पाउडर जो है ड्राई पाउडर के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। जीरा और हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे जीरा। जीरा सभी की जानी पहचानी डिश है, सभी ने देखा हुआ है जीरा, और बहुत से लोगों को इसके यूजेस भी मालूम होंगे। यहाँ पर जीरा का प्लांट इस तरह से होता है जिसमें ये बहुत सारे गुच्छे के रूप में फ्लावर मिल रहते हैं। ये अगर अलग से देखें तो ये इस तरह से होते हैं, जब ये सूखते हैं तो ये इस तरह से जीरा के रूप में आते हैं। जीरा और सौंफ लगभग एक जैसा ही प्लांट होता है, बहुत कम उसमें डिफरेंस होता है। तो ये जो जीरा है ये लगभग डेली ही किचन की जो डिशेस होती हैं या जो भारतीय व्यंजन होते हैं उसमें यूज होता है। और यह क्यूमिनम साइमिनम, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इसका बॉटनिकल नेम है। और इसके बहुत सारे रूप से ये यूज करते हैं, जैसे खड़ा जीरा यूज करते हैं, भुना जीरा यूज करते हैं, या इसको पाउडर के फॉर्म में पीस कर भी यूज किया जाता है। और जीरा सबसे अच्छा का यूज होता है डाइजेशन में सपोर्ट करना। तो ये जो जीरा है इसको जो होल सीड्स होते हैं उनका यूज होता है कि उनसे हम बहुत सारी सब्जियों को छोक देते हैं या उसमें तेल में भूनकर तलते हैं, और जिसको हम तड़का छोकना ये सारी चीजें हम कहते हैं। पिसा हुआ जीरा पाउडर है, ये जीरे को पीस के बनाया जाता है, और इसमें इसको भी हम दही या ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हम पाउडर के रूप में फॉर्म में यूज करते हैं। और इसका जो जीरे का उपयोग है वो दाल में, चावल में, जैसे जीरा राइस एक फेमस डिश है, छाछ में, तो इस तरह से किचन में जो हम चीजें बनाते हैं उसमें लगभग 80% चीजों में हम जीरे का किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। अब जीरे की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये पाचन में हेल्पफुल है। तो जीरा जो है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लिए बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट माना जाता है। और ये पेट गैस से जब फूल जाता है तो अगर उस व्यक्ति को जीरा दे दिया जाए तो उसे काफी रिलीफ मिल जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, तो ये जितने भी ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हार्मफुल हैं तो ये उन सभी को डिस्ट्रॉय करता है और बॉडी को फ्री रेडिकल्स बनाता है। फिर इसके बाद कुछ और अभी लगातार इस पर शोध चल रहे हैं, तो उसमें ये पता चला कि ये वेट मैनेजमेंट में और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में जीरा हेल्पफुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही इसमें आयरन होता है, तो ये ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हील अप करता है। अब ये जो जीरा है ये अजमोद परिवार का होता है, और ये वैसे आपके लिए जरूरी नहीं है, थेरापेटिक है। अब इसमें होता क्या है, तो ये जीरा है जो ये क्यूमिनम साइमिनम जिसका नाम है, ये फाइटो केमिकल से समृद्ध होता है। जिस इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं
क्यूमिनाइल्डिहाइड, टेरापिन पी, साइमिन, फ्लेवोनॉइड्स और कुछ ऑयल्स होते हैं जो इसको एक पर्टिकुलर एक फ्लेवर, एक स्मेल देते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्यूमिन सीड्स हैं, क्यूमिन सीड्स के फाइटोकेमिकल केमिकल्स पर यहाँ बताए गए हैं। तो ये टेरापिन और टेरापेनोनॉइड्स, फेनोलिक्स और कुछ अन्य कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं, और जो कि बहुत सारे तरह के इसमें कंपाउंड को बनाते हैं, जिसमें क्यूमिनल्डिहाइड, टेरापिनिन, पिनिन और पी साइमिन, लिमोनिन, ये याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। तो इनका काम क्या क्या होता है कि ये सुगंधित यौगिक के रूप में जो इसमें खुशबू आती है, जीरे की खुशबू, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये डायबिटीज को कंट्रोल में करते हैं और बैक्टीरियल कंट्रोल करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये बॉडी को जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनसे फ्री कराने का काम करते हैं। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन से उसे कम करते हैं, और ये दोनों चीजें होने से बॉडी लंबे समय तक हेल्दी रहती है। कुछ जो अन्य इसमें पाए जाते हैं, एल्कलाइड, सेपोनिन, स्टेराइड रेजिन, ये सब एक पेन किलर के रूप में काम करते हैं कि अगर बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है तो ये उससे राहत दिलवाते हैं, और कैंसर रोधी प्रभावों में भी ये हेल्पफुल होते हैं कि कैंसर को भी ये क्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसमें जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो मेनली पाचन में जो हेल्प करता है, वो उसमें क्या होता है, थाइमोल। ये एक डाइजेस्टिव केमिकल है जो एंजाइम और बॉयल को के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और ये दोनों ही डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और जो आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो बीमारी होती है, उसके लक्षणों में ये काफी राहत दिलाते हैं। फिर एंटीऑक्सीडेंट इसका इफेक्ट होता है। तो ये क्या होता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और उनसे जो हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उन सब से ये बॉडी को बचाते हैं। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके अर्क जो होता है वो बहुत सारी सूजन का और इन्फेक्शन से के उपचार में मदद होता है। इसके साथ ही ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एक्शंस भी इसमें होते हैं कि बॉडी में कहीं भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है तो उसको भी ये उसकी भी थेरेपी करते हैं और उसे क्योर करते हैं। फिर इसके बाद है एंटी डायबिटिक पोटेंशियल। इनमें कुछ अध्ययनों से ऐसा पता चला कि जिसमें इसमें क्यूमिनाइल्डिहाइड जो होता है वो ब्लड शुगर और लिपिड के जो लेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखें कि जो जीरा या क्यूमिन होता है ये इसके किन किन रोगों में ये हेल्पफुल होता है। ये पाइल्स को क्योर करता है, इंसोमिया को ये क्योर करता है, कोल्ड कफ के अगेंस्ट ये फाइट करता है, एनीमिया के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है, स्किन केयर करता है, डाइजेशन को रेगुलेट करता है। फिर जितनी भी श्वसन से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, उनको क्योर करता है। फिर लैक्टेशन को ये इंक्रीज करता है। लैक्टेशन मतलब जब प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद जो बेबी को दूध पिलाते हैं तो उसको ये इंक्रीज करता है। बहुत सारे ये कॉग्निटिव डिसऑर्डर जो होते हैं उनको कम करता है, और ये बॉइल को ट्रीट करता है, मतलब आपका जो गट्स है उसे ट्रीट करता है। और ओवरऑल हम देखें तो ये पाचन के एंजाइमों को बढ़ावा देता है जिससे कि डाइजेशन अच्छा होता है। इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बढ़ाता है जिससे कि डायबिटीज को क्योर करने में हेल्प करता है। इसकी जो हाई एंटीऑक्सीडेंट इसकी जो क्वालिटी है वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है,
हाइपरटेंशन को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से हार्ट हेल्थ में भी हेल्पफुल है, और एसिडिटी और जो इन्फ्लेमेशन है उनमें ये राहत देता है। तो इस तरह से देखें कि ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज को ट्रीट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को में ये सहायक के रूप में काम करता है, पाइल्स और कैंसर को ये ट्रीट करता है, वेट लॉस में ये सहायक के रूप में है, इंसोमिया को ट्रीट करता है, कफ, कोल्ड और अस्थमा से राहत दिलाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस को ये क्योर करता है, स्किन को स्मूथ करता है, एक्ने को ट्रीट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज में होती है, और ये हेल्दी हेयर को प्रमोट करता है, और इम्प्रूव ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो अच्छा ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इम्प्रूव करता है। तो ओवरऑल जो पाचन है वो पाचन में हेल्प करेगा, पाचन के एंजाइमों को स्टिमुलेट करेगा, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा, और उसके कारण एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स कम होंगी। और ये एक प्राकृतिक एंटासिड के रूप में काम करता है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि जब भी किसी को एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो अक्सर वो एंटासिड लेते हैं। उसमें बहुत सारी आती हैं, जैसे पेंटासिड आती है, और बहुत सारे कंपनीज की आती हैं, एसिलॉक आती है। तो ये बहुत अच्छा नेचुरल एंटासिड है। तो कभी भी यदि जिसको बहुत अधिक एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो जीरा या जीरे का पानी लेना शुरू कर दे, तो उसको इन दोनों चीजों में बहुत अधिक राहत मिलती है। फिर ये इंसुलिन के लिए सेंसिटिव करता है बॉडी को। तो जब बॉडी इंसुलिन के लिए सेंसिटिव होती है तो वो शुगर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है सेल्स, और ब्लड में शुगर के लेवल को कम कर देते हैं। तो इस तरह ये डायबिटीज में हेल्पफुल है। फिर ये जो खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करता है, हाई बीपी को कम करता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये फैट के ऑक्सीजनेशन को रोक देता है, जिससे हार्ट रिस्क कम हो जाता है। जीरा में आयरन एक सोर्स होता है। तो अगर जीरा आप खाते हैं तो जो एनीमिक हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होता है ब्लड में आयरन को बढ़ाने में। आयरन बढ़ता है तो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है, और जब बॉडी में प्रॉपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो थकान और कमजोरी, जो कि एनीमिया के लक्षण हैं, उनको ये कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अन्य क्या है कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इम्यून सिस्टम को और किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन से इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट है वो इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, और जितने भी कोई भी संक्रमण है या इन्फेक्शंस हैं उनसे फाइट करने में ये हेल्पफुल रहती है। फिर जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेशन है, मतलब जहां भी बॉडी में सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहां पर ये फाइट करते हैं और उसे रोकते हैं। तो अगर पहले से ही ये जीरा हम लेते जाते हैं तो अर्थराइटिस जैसी प्रॉपर्टी है उसके रिस्क को ये बहुत कम कर देती है, या उसकी स्थिति आने तक उसमें प्रतिबंधित करती है कि वो स्थिति ना आए। फिर वेट लॉस में ये हेल्पफुल होती है, और इसमें जो पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड होते हैं ये एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड होते हैं, और ये किसी भी सेल को डैमेज होने से बचाते हैं और उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। अब ये जीरा पानी भी बहुत एक फेमस डिश होती है और जो काफी चीजों में हेल्पफुल है। तो अगर ये जीरा वाटर लेते हैं तो ये गट्स की हेल्थ इंप्रूव करती है, जिससे डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो यहीं पर ये एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को क्योर करती है और उससे रिलीफ देती है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, और ये जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से बाहर करने में हेल्पफुल है, मतलब बॉडी को डिटॉक्स करती है।
मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उसे ये बूस्ट अप करती है, और स्किन पर जो ग्लो लाती है और एक्ने या किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करती है। अब जीरा में भी बहुत सारे टाइप के जीरा आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक ब्लैक सीड जीरा लिया है क्योंकि ये काफी यूज में होता है, बाकी हमने नहीं लिए हैं। तो ये जो काला जीरा होता है इसको काला जीरा भी कहते हैं, और इसका बहुत सारे थेरेपेटिक चीजों में यूज किया जाता है। और इसका जो मेन थेरेपेटिक यूज है वो क्या है, पाचन में सहायता, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, और ब्रीदिंग से रिलेटेड जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, उनकी समस्याओं को कम करना। तो ये जो ब्लैक सीड होता है ये एक तरह का पेन किलिंग होता है, मतलब आपको कहीं बॉडी में दर्द है तो ये उस दर्द से राहत दिलाता है। एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी अल्सर होता है क्योंकि ये डाइजेशन को बहुत अधिक इम्प्रूव कर देता है, एंटी कॉलिनर्जिक होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी हाइपर हाइपरटेंसिव होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, और एंटी, ये बीमारी कुछ नई है इसको देखना पड़ेगा, एंटी स्पास्मोडिक होता है। ये आप लोग थोड़ा सा खोजेंगे क्या है, आप लोग का ये होमवर्क है। I think, ma'am, antispasmic is, I think, connection with the stomach. मसल्स होगा ये कुछ, स्पैज्म होता है ना, मतलब पेट में थोड़ा अकड़न या कुछ, मेरे ख्याल से बोलना चाहिए क्योंकि मसल से रिलेटेड होना चाहिए ये, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं ना कि मसल्स अकड़ गई हैं या जकड़ गई हैं, वो उस तरह से कुछ होगा। फिर भी एक बार आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, है ना। एंटीवायरल होता है, ब्रीदिंग के लिए बहुत अच्छा होता है तो इसीलिए ब्रोंकोडायलेटर होता है, एंटी डायबिटिक होता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और ये हाइपोटेंसिव मतलब लो बीपी में भी काम करता है। इंसुलिन डायबिटिक के लिए अच्छा है तो इंसुलिन के लिए सेंसिटिव होता है, और ये इंटरफेरॉन इंड्यूसर होता है, ल्यूकोट्राइंस होता है, मतलब इसमें ब्लड को ये प्योर करता है और किडनी को प्रोटेक्ट करता है। फिर इसके बाद ये जो ट्यूमर्स हो जाते हैं कई बार बॉडी में, तो ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है, मतलब ट्यूमर को कम करता है या खत्म करता है। तो इस तरह से अगर देखे जाए तो इसके बहुत सारे थेरेपेटिक यूज हैं और बहुत सारी बीमारियों में ये यूज होता है। और जो मैन है ये हेयर फॉल में यूजफुल है, मेमोरी को इंक्रीज करता है, स्किन पर एक्ने की प्रॉब्लम को हटाता है, क्योर करता है, वेट लॉस में हेल्पफुल है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो इसका चिकित्सा में और खाना पकाने में दोनों में यूज होता है, लेकिन जहां तक ये मेरी जानकारी में है ये बहुत कड़वा होता है टेस्ट में, जो काला जीरा होता है, तो इसको इजीली खा पाना बड़ा मतलब इजी नहीं होता है। फिर ये मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, और ये भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और बॉयल होता है तो उनको बढ़ा देता है जिससे कि डाइजेशन अच्छी तरह से हो। ये गैस्ट्रिक और पेट में किसी तरह की स्वेलिंग है तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल है, कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे कि वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है। ब्रीदिंग से जब हम रिलेटेड में जाते हैं तो ये ब्रीदिंग के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें अगर कहीं इन्फ्लेमेशन है तो उनको रोकता है और अस्थमा ब्रोंकाइटिस के लक्षणों को कम करता है। साथ ही ये अगर लंग्स या उसके किसी लंग्स के ट्यूब्स में यदि कफ डिपॉजिट है, बलगम डिपॉजिट है, तो उसको ये बाहर निकालने में हेल्पफुल होता है। और एक हे फीवर नाम की बीमारी होती है जो एक तरह की एलर्जी होती है, तो उसके लक्षणों को भी ये कम करता है। इसका अन्य जो चिकित्सीय उपयोग वो भी वही है, ब्लड में शुगर का मैनेजमेंट करना, कोलेस्ट्रॉल का मैनेज करना, हेल्थ हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करना, स्किन और हेयर फॉल के लिए ये बहुत अच्छा होता है।
सूजन रोधी प्रवाह हम देख चुके हैं। तो ये जो सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो ये किसके कारण होता है? जीरे में मौजूद एक थाइमोक्विनोन, एक केमिकल्स होता है, कंपाउंड होता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है। और जहां पर भी मान लीजिए अर्थराइटिस, रूमेटाइटिस, गठिया है, या कहीं पर भी स्वेलिंग है, तो वहां पर इसके कारण वो स्वेलिंग को ये क्योर करता है, खत्म करता है। जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या किसी भी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको ये हटाने में मदद करता है। और ये महिलाओं में जो पीरियड के समय मेंस्ट्रुअल पेन होते हैं, उनको भी कम करने में ये हेल्पफुल होता है। और जो प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद जो लेडीज अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उस दूध को बढ़ाने में भी ये हेल्पफुल है। तो ये अगर इस तरह से देखा जाए कि ये बहुत उपयोगी है, सब कुछ है, लेकिन इसमें हमको क्या सावधानियां रखना है? इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये रक्त का थक्का जमना, इसमें धीरा की गति धीमी हो जाती है। यदि अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो जो कहीं भी स्किन यदि कटती है या फटती है, तो आपने देखा होगा कि वहां से ब्लड निकलता है और फिर वो ब्लड जम के एक प्लग के रूप में वहां के ब्लड के फ्लो को रोक देता है। तो ये जो चीज होती है ये कम हो जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग धीमी गति होने के कारण ब्लड जो है लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक इसका ध्यान रखना पड़ता है। और ये बीपी और शुगर को कम तो कर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मान ली किसी को हाई बीपी है, वो ऑलरेडी बीपी की मेडिसिन ले रहा है, या मान लीजिए किसी को शुगर है तो वो ऑलरेडी टैबलेट ले रहा है और उसके साथ वो ये भी यूज करेगा। तो ऐसा ना हो कि वो बहुत अधिक डाउन हो जाए, बीपी या शुगर बहुत कम हो जाए, जिसके भी अपने अलग ड्रॉबैक होते हैं। और फिर जब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसको बड़ी मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूरिंग डिलीवरी जो यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं, उसमें इफेक्ट इसका आता है। तो ये इसमें सावधानियां रखना चाहिए। और जो ब्लैक क्यूमिन है, ये ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, वेट लॉस मैनेजमेंट करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इस तरह से आज हमने जो यहाँ पर पढ़े, ये 2 चीजों के थेरेपेटिक यूज हमने पढ़े, जिसमें कि हल्दी और जीरा। और आई थिंक इनसे सभी परिचित हैं। तो होप सो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और चूंकि इनका यूज तो आप रोज करती ही हैं, बट अब जब इनके आपको प्रॉपर्टीज भी समझ में आ जाएंगी, तो आप इसे और बेटर ढंग से यूज कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं भाई। चलिए, नंबर 1 पे है मंजू रानी जैन जी, प्लीज अनम्यूट करें। जय जैन दीदी, जय जी मैम। मुझे पूछना था कि आप पहले तो सफेद जीरे के बारे में बता रहे थे ना सब कुछ, हाँ काला जीरा आपने बाद में शुरू किया। जी। तो काला जीरा तो हम यूज करते ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन आता तो है ना। हाँ जी, आता है, पढ़ा भी है उस बारे में छोटी क्लासेस में। बिल्कुल। हाँ देखिए, कोई भी चीज यूज करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ जी, क्योंकि डेली में किचन में तो सफेद जीरा ही यूज होता है। और मुझे ऐसा लगा कि प्रॉपर्टीज लगभग मिलती जुलती सी हैं दोनों की। लगभग दोनों की। और काले जीरे में का जो फ्लेवर होता है ना, वो थोड़ा कसेला कड़वा टाइप का हाँ होता जी, हाँ जी, है, इसीलिए उसको इन जनरल नहीं यूज किया जाता। ठीक है, थैंक यू जी। मेघना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिने।
माय क्वेश्चन वाज कि जैसे आपने बताया इसका अपना जीरे का and हल्दी का जो यूसेज है, तो ये सिंस हमारा जो इंडियन फूड है, तो सिंस बर्थ वी आर टेकिंग इट, ओके, लेकिन उसके बाद भी जैसे आर्थराइटिस स्पेशली में काफी हेल्पफुल होती हैं दोनों चीजें, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स इज वेरी बेनिफिशियल। तो फिर ये सब चीजें अपने इसमें इतनी क्यों आती हैं हमारे इंडियन, जबकि इतना फूड में इतना, या शुड वी टेक इट इन अदर डिफरेंट फॉर्म फॉर द थेरेपेटिक यूज, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो क्या मुझे इसका पर्टिकुलर मतलब 2 चम्मच अलग से लेना है, या मुझे इसका पानी पीना है, या कैसे इसको लेना चाहिए फिर? जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो टर्मरिक मिल्क होता है हम्म, वो हेल्पफुल होता है हाँ, इसमें अर्थराइटिस वगैरह को हम्म, रोकने में, और जीरा पानी यूजफुल होता है। ओके। तो जो अपन रेगुलर यूज में जो जीरा सब्जियों में ले रहे हैं या कुछ होते हैं, तो विल मतलब उसका कोई अपने इफेक्ट नहीं होता क्या इतना? देखिए इफेक्ट तो होता है, लेकिन उसका कम इफेक्ट होता ओके। है ना। देखिए अगर हम मान लीजिए हल्दी का दूध लेते हैं, हम्म, ठीक है, तो हम कम से कम ½ टीस्पून हल्दी उसमें डालते हैं, अच्छा, राइट। लेकिन जब हम कोई सब्जी कुक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि पूरी सब्जी में ½ टीस्पून डाली, ओके, राइट, है ना। तो अब वो मान लीजिए आपने 5 लोगों के लिए या 6 लोगों के लिए वो सब्जी बनाई हुई है, तो उसकी कितनी क्वांटिटी सभी को मिली, अच्छा, ओके, है ना। और कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन से फर्क आ जाता है, जैसे हल्दी जब दूध के साथ मिलती है, क्योंकि बेस तो सभी कुछ ना कुछ केमिकल्स है ना, तो उनमें आपस में भी एक रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे अच्छा दूध के साथ ही हल्दी को माना जाता है। ओके। और पानी के जैसे उसको कैसे लेना चाहिए, मतलब बस पानी में डाल के ले लिया मॉर्निंग में गर्म करने के हाँ, लिए? लेकिन वो मोस्टली डाइजेशन या स्किन प्रॉब्लम के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन और जितनी भी ज्वाइंट्स, बोन, मसल्स, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, या जैसे मान लीजिए कोई मुदी चोट लगना, अंदरूनी चोट होना, उन सब के लिए दूध के साथ अच्छी मानी जाती है। अच्छा मैम, एग्जैक्टली व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट से क्या समझना चाहिए, मतलब हर अभी टर्म में आगे पढ़ेंगे ना, एंटीऑक्सीडेंट आपके आए होंगे। हाँ, एक्चुअली ये लंबा टॉपिक है ना, जो आपके ये जो कंपाउंड्स आप पढ़ रहे हैं ना, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होंगे, तो उनके फंक्शन और वो सारी चीजें अगर अभी हो सकता नहीं आए हो तो आगे आएंगे, क्योंकि वो एक लंबा है ना। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं कि जो हम जो भी खाना लेते हैं या जो भी चीज खाते हैं हमारी बॉडी में, तो उसको इतने छोटे छोटे माइक्रोब्स में कन्वर्ट कर देते हैं कि वो एब्सॉर्ब करने में इजी होता है, पहला। और दूसरा, वो माइक्रोब्स जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनको बॉडी से रिमूव करने में हेल्पफुल होते हैं। दीदी आपने जीरा पानी बताया, तो उसको मतलब सारे सीजन में ले सकते हैं, ठंडा गर्म वैसा कुछ भी नहीं होता क्या? नहीं, बिल्कुल होता है। मैंने ये बार बार बोलती हूँ कि ये सारी चीजें कस्टमाइज होती हैं। तो बिल्कुल जीरा ऐसा पानी भी आप विंटर में ले सकते हैं? डिपेंड करता है आपको सूट कर रहा है कि नहीं। किसी की यदि मान लीजिए पित्त वाली तासीर है तो वो ले सकता है, किसी की कफ वाली होगी तो वो नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये सबके लिए कॉमन, थेरेपी का मतलब ही होता है कि हम स्पेसिफिक किसी एक बॉडी और माइंड की बात कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे एलोपैथी में हो, चाहे योग में हो, किसी में भी हो। थेरेपी का मतलब ही ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एक बॉडी और माइंड के लिए एक स्पेसिफिक कस्टमाइज पैकेज बना रहे हैं। दीदी जीरा पानी बनाने के एक लिए मिनट, जीरे एक पानी मिनट, में डाल एक एक हैंड के रेस करके करें, हैंड रेस करें जी फिर थोड़ा बोले। सा पूछना था बस। जीरा पानी बनाने के लिए जीरे को बॉईल करना है पानी में डाल के, या जस्ट यूं ही डालना है? वैसे ऐसे ही रात में सोक कर देते हैं ओके। और और ठंडा सुबह पीते हैं। ठंडा अब यहाँ भी डिपेंड करता है कि यदि किसी की बहुत अधिक कफ वाली तासीर है हाँ जी। तो फिर वो बॉईल करके लेते हैं, और यदि किसी की पित्त वाली है तो वो ऐसे ही लेते हैं। तो यूं ही ठंडा का ठंडा, गर्म नहीं करना उसको? मैं वही बोल रही हूँ, हाँ वो जी, डिपेंड करता है उसकी बॉडी की तासीर क्या है। ठीक है। यदि मान लीजिए उसकी कफ तासीर है तो उसको गर्म करके ही लेना है, बॉईल करके, ठीक चाय जैसे पीना है। ठीक है जी। लेकिन अगर किसी की कफ वाली, सॉरी, पित्त वाली है
तो उसको ठंडा ही लेना है ना। तो थेरेपी में कभी भी आप ये मत सोचिए कि कोई एक चीज बोल दी वही कॉमन सबके लिए हो गया, है ना। हमेशा सबके लिए डिफरेंट रहेगा उसमें। तनुजा जी। आप म्यूट पे हैं तनुजा जी। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, अभी आ रही है, बोलो। अच्छा, ओम नमः नमः। हमारा वो जो आपने सीड्स दिखाया वो काला जीरा का, उसमें कलौंजी भी लिखा था आपने। डिफरेंस लिखा था, काला जीरा और कलौंजी में डिफरेंस की स्लाइड है, वो सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज है। ओके। जो काला जीरा होता है वो नॉर्मल जीरे के ही जैसा होता है, सिर्फ उसका रंग काला होता हाँ, है ना। तो कलौंजी और काला जीरा दोनों अलग अलग चीज है। ओके। ओके, सारिका जी। ओम हरम नमा दीदी। ओमरम नमा। ये काला जीरा और शाहजीरा एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, एक ही है। एक ही है, तो शाहजीरा के नाम से हम ले सकते हैं। हाँ, उसी दूसरा को अच्छा, और दूसरा मुझे ये पूछना था, जैसे टर्मरिक पानी अलग, हल्दी का पानी अलग, जीरे का पानी अलग, धनिया का अलग, क्या हम सबको एक साथ मिला के भी पानी बना के ले सकते हैं? क्योंकि अलग अलग लेना तो दिन भर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको सब थोड़ी ना लेना है, जो आपके बॉडी के लिए सुटेबल है आपको तो वो लेना है ना। उसमें आपको देखना पड़ेगा फिजिकल प्रॉब्लम क्या क्या है, बॉडी की तासीर क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। मिक्स नहीं कर सभी सकते नहीं मतलब लेना। कभी? ये हम थेरेपी जा रहे हैं ना, तो थेरेपी में कैसे, आप देखिए जैसे आपको फीवर आया तो क्या फीवर की 2-3 तरह की टेबलेट आप एक साथ ले लोगे कि मलेरिया की भी ले ली, जॉइंटिस की भी ले ली और वायरल की भी ले ली? नहीं। पर्टिकुलर देखना पड़ेगा ना हमें कि भाई हमको किस चीज की आवश्यकता है, तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन भी इसमें होता है, ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ओके दीदी। ठीक है। दीदी काला जीरा और शाहजीरा अलग अलग होता है? पता नहीं, मैंने तो एक ही सुना है, बाकी हो सकता है। नहीं, हम यूज करते हैं, पता है, इसलिए मैंने वो कंफ्यूजन मुझे इसलिए बता। अच्छा, मैंने तो वो एक ही सुना था, अभी तक मेरी जो जानकारी में है वो मुझे एक ही मालूम था, लेकिन हो हाँ सकता दीदी, है काला दूसरा। जीरा और शाहजीरा अलग अलग होते हैं। चलिए, तो सॉरी, ये दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि मेरी अच्छा हुआ मुझे भी एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, थैंक यू वेरी मच। तो ये अलग अलग होते हैं, डिफरेंट। आप चाहें तो थोड़ा सा इनका नेट पे फिर सर्च कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर काव्या जायसवाल। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। वीडियो ऑन कर लें प्लीज। मैम इधर डार्क है, मैं करती हूँ। मुझे पूछना था, आपने जैसे बताया कि जो कलौंजी है, वो कलौंजी अगर किसी के ब्लड क्लॉटिंग में इशू आता है तो उसको नहीं देते या बहुत संभाल के देते हैं। कलौंजी पे हमने कुछ भी बात नहीं की है काव्या जी, हमने सिर्फ काला जीरे जीरा, पे। काला काला जीरा मैम। जीरा कलौंजी दोनों अलग है। देन मैम काला, सेम अगर ये काला जीरा के लिए था तो हाउ मच इज टू मच, कितना दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते हैं? डिपेंड करता है उनकी प्रॉब्लम्स कितनी है। जैसे अगर कोल्ड है और कोल्ड का फ्रीक्वेंट होता है, फ्लैम बनता है उनको, तो उस पर्पज से अगर देना चाहें तो आप एक छोटी चम्मच उसका पानी दे सकते हैं, लेकिन उनको बॉईल देना पड़ेगा आपको। और उनको ही अगर ब्लड क्लॉटिंग की इशू है साथ में, तो कितना दे सकते हैं, मतलब कब कब दे सकते हैं और कितना दे सकते हैं? नहीं, ब्लड क्लॉटिंग में देखना पड़ेगा, ब्लड क्लॉटिंग कहाँ है, कितना बड़ा क्लॉट है, वो सारा आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप, क्योंकि अगर ब्रेन में क्लॉट है तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, है ना? फिर क्लॉट का क्या साइज है वो भी देखना पड़ेगा, क्या नॉट दैट मेडिसिन मैम, चल रही जैसे है। जैसे अगर ब्लड का सैंपल लेते हैं और सैंपल लेते हैं तो उसके बाद वो ब्लड रुकनी चाहिए ना, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है होल्ड करने में।
हम्म, नॉर्मल, तो उस केस के लिए मैं पूछ रही नहीं, हूँ। उस केस में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसके प्रोसेस को, स्पीड को और स्लो कर देगा। ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए कहीं कट लगा और हमारी 1 मिनट में क्लॉटिंग होती है, एक इमेजिनरी टाइम ले रहे हैं, है ना, तो जी ये उसको 1.5 या 2 मिनट कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऑलरेडी उनकी स्लो है और फिर उसके बाद ये देंगे तो ये इसको और एक्सटेंड कर देगा। ठीक है, ठीक है, उस केस में हमको नहीं देना चाहिए। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, थैंक यू मैम। वेलकम। आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। सरिता जी का रह गया ना शायद। ओम हरम नमा दीदी, मैं ओम जैसे हरे दीदी ने पढ़ाया था हल्दी रुक्ष होती है ना, तो फिर वो दूध में या पानी में ली जाएगी तो उसमें घी मिलाया जाएगा थोड़ा सा पित्त वालों के लिए हिसाब से। वही मैं बोल रही कि ये कॉम्बिनेशन और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उस बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। यही तो इसको हम कोई हार्ड एक स्केल की तरह नहीं ले सकते, हम्म, है ना। ये पूछ तो उस बॉडी को क्या रिक्वायर है उसके हिसाब से हम उसको आगे जी बढ़ाते हैं। दीदी, मान धन्यवाद। लीजिए नॉर्मल बॉडी है तो वो दूध हल्दी ले सकती है, लेकिन यदि मान लो उनको आर्थराइटिस की या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब हम प्रेफर करेंगे कि, या मान लीजिए डाइजेशन से कॉन्स्टिपेशन टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो हम प्रेफर करेंगे कि उसमें थोड़ा सा घी भी मिलाएं। जी दीदी, तो ये डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम जी दीदी, धन्यवाद। एक दीदी, एक ये पूछना था, अम्बा हल्दी आपने बताया था कि स्किन के लिए अच्छी होती है, तो अम्बा हल्दी को कैसे स्किन के लिए क्या मिला के यूज करते हैं? उसको जनरल दूध में फेस पैक बना के उसके पाउडर का। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू दीदी। वो एक्चुअली येलो इफेक्ट नहीं आता है उसमें, वो वाइट टाइप की ही रहती है, और उसकी अगर आप खुशबू लेंगे तो वो जैसे कच्चे अंब में मैंगो होती है, जैसी आती दीदी। बिल्कुल सेम वही खुशबू आती है उसमें। और अच्छा, हल्दी रंग की होती है, बहुत थोड़ी पीली नहीं होती एकदम से रखी हाँ, हुई। एक्चुअली आमा हल्दी भी बोलते हैं इसको। तो इसको फेस पैक में लोग इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि जब हम नॉर्मल टर्मरिक यूज करते हैं ना, तो एक येलोइश कलर आ जाता है कई बार फेस पे या स्किन पे। जी जी, तो उससे जो लोग बचना चाहते हैं, लेकिन टर्मरिक भी यूज करना है, मान लीजिए फेस पर कुछ एक्ने या ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट आमा हल्दी हो जाता है कि उसमें वो येलोइश कलर नहीं आता है, लेकिन इफेक्ट्स वही आ जाते और इसको हम डेली खाने में भी यूज कर सकते हैं दीदी? कर सकते हैं। ठीक है जी। ज्वाइंट्स के लिए, बोन्स के लिए ये बहुत अच्छी होती है। मरम नमा दीदी, आमा हल्दी अवेलेबल कहाँ होती है? आमा हल्दी अभी वैसे तो सीजन ही है उसका, अभी ये सीजन जो हल्दी का सीजन होता है ना, इसी सीजन में वही मिलती सीजन होता है, और ये दोनों तरह की मिलती है, मतलब कच्ची भी मिलती है, यानी जिसको हम गीली हल्दी बोल सकते हैं। तो गीली हल्दी का इसका अचार वगैरह बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ तो और हमने देखी नहीं कभी मैंने आमा हल्दी। कहाँ रहते हैं आप? हरियाणा। नहीं, देखिए ये ना मोस्टली ये जो जैसे जहाँ पर हर्ब्स वाले मिलते हैं ना चीजें, वहां पर ये मिल जाएगी। दीदी गुजरात में बहुत मिलती है। गुजरात में तो खैर बहुत मिलती है, और वहां पे तो इसका अचार वगैरह भी और हाँ, ड्राई अचार पाउडर बनाते सारी हैं दोनों का मिक्स करके, येलो और आंबा हल्दी का। हाँ, आंबा हल्दी ऑनलाइन भी है अमेजोन में, लेकिन ड्राइड फॉर्म। नहीं नहीं दीदी, आपको उस पे मिल जाएगी, बिग बास्केट में मिलती है कभी कभी। बहुत सारे इसके ऑप्शन साइड होते हैं। इफेक्ट भी है ना दीदी, किसी सभी को सूट नहीं होता है ना ये हल्दी। हाँ, मुझे भी नहीं सूट कम होता, इसलिए क्वांटिटी पूछ में रही तो थी। सभी को सूट हो जाता है। जब हम बहुत एक्सेस की बात करते हैं तब हमें देखना पड़ता है। जैसे हम ये वाली हल्दी जनरल कितना सब्जी में आधी चम्मच या दाल में इतना ही यूज करते हैं, तो उतनी तो सभी को सूट हो जाती है। लेकिन जब हम वो एक्सेस में ले रहे हैं तब फिर हमें देखना पड़ता है कि वो सूट होगी कि नहीं। दीदी काला जीरा स्किन के डाल लिए सकते बोल हैं रही थी सब्जी मैं में? दीदी, मतलब जैसे एक्ने वगैरह हुआ तो हम लगाते हैं ना, तो ये करके, तो हाँ, वैसे मैंने एक एब्सोल्युटली। बार किया था तो पूरा इन्फेक्शन हो गया था मुझे। वो वही मैं बोल रही ना कि हर बॉडी पे डिपेंड करता है, हम कोई थंब रूल लेके नहीं चल सकते हैं इसके लिए। दीदी काला जीरा हम सब्जी में तो नहीं यूज कर सकते फिर? नहीं कर पाते क्योंकि इसका ना टेस्ट वैसा रहता है, कड़वा। बिटर टेस्ट होगा। हाँ, बिटर टेस्ट होता है, तो उसको तो एज ए थेरेपेटिक ही यूज करते हैं। एक्चुअली एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था। आज हम कहीं गए थे, उन्होंने बोला कि हलीम के बीज भी आते हैं कुछ। किस चीज के भी? हलीम के बीज होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, तो नहीं नहीं, इनको हल्दी यूज नहीं। करना चाहिए?
कहते बहुत मैंने नहीं एनर्जेटिक होते सुना हैं। अभी। अच्छा, लेकिन मुझे अभी इसके बारे में यह हो सकता कुछ और भी बोलते हो, पर्टिकुलर ये टर्म्स मैंने नहीं सुनी है, तो किसी और ने सुनी है तो वो बोल सकते हैं। अलीम सीड्स बोलते हैं उसे, अच्छे अच्छा, होते हैं, वो न्यूट्रिशियस होते हैं वो हाइट कैसे बढ़ाने यूज के करना लिए। चाहिए हमें? दीदी उसके थोड़े से दाने लेते हैं और दूध में लेते हैं या वो लड्डू बनाते हैं उसके, मैं बता दूंगी आपको जब से बात होगी कभी। ओके, क्योंकि उन्होंने बोला कि बहुत गर्म होते हैं वो। हाँ बहुत कम लेते हैं वो, बहुत कम। ठीक है। चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना। कल हम इसके आगे का लेंगे जो हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो कल सेम समय पे मिलते हैं हम। दीदी मेरे को पूछना था एक क्वेश्चन, हाँ, ये अभी जो कच्ची हल्दी के बारे में आप बता रहे थे, तो कच्ची हल्दी का दूध हम गर्मियों में भी ले सकते हैं, जैसे अगर पित्त प्रवृत्ति है या कुछ ऐसे में है तो? गर्मियों में मोस्टली अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये गर्म रहता है, लेकिन अगर कफ नेचर की बॉडी है तो गर्मी में भी ले सकते हैं। पित्त वाले नहीं ले सकते, हाँ, कफ वात बॉडी वात कफ वाले ले सकते हैं गर्मियों में, सर्दियों में। और दीदी जीरे का पानी जैसे लेते हैं तो वो सर्दियों में या गर्मियों में हम सौंफ का पानी, सौंफ जीरा और ये धनिया तीनों मिक्स करके वो जो लेते हैं वो पानी सही रहता है गर्मियों में? गर्मियों में तो वो पानी सही रहता है, सर्दियों में आप उसी को बॉईल करके ले सकते हैं। और गर्मियों में फिर वो बस रात को भिगो दो और सुबह ठंडा ले लो, हाँ, छान के। हाँ, और सर्दियों में अगर आप उसको बॉईल करके जैसे चाय लेते हैं ना, हम सिप सिप करके पीते हैं वैसा लेते हैं तो वो फिर ठीक रहेगा, सूट कर जाएगा। वो सभी को सूट कर जाएगा मोस्टली। हाँ, लगभग तीनों मिक्स कर सकते हैं ना, सौंफ धनिया और जीरा। हाँ, बिल्कुल। और दीदी ये काले जीरे का चूरन बना के जैसे वो उसको वही जैसे रोस्ट करके और पीस लेते हैं, तो उसको एज ए जैसे भी खाने के बाद डाइजेशन के लिए और ऐसे थोड़ा सा वो यूज कर सकते हैं क्या, ऐसे भी थोड़ा सा भी सबको डाइजेस्ट हो जाए फिर? कम क्वांटिटी में आप कर सकते हैं। एकता जी, ठीक है, थैंक यू। ओम अरम नमा दीदी। दीदी ये पूछ रही थी कि जैसे डाइजेशन के लिए हम सौंफ, जीरा और अजवाइन तीनों मिलाकर रोस्ट करके और रख के खाते हैं, तो वो खा सकते हैं या उसके? नहीं, वो एक अच्छा वो रहता है, पाचक चीजें होती हैं, वो आप ले सकते हैं। दीदी और एक चीज और पूछ रही हूँ, आपका जो क्लासरूम में है वो पीपीटी आपकी वाली नहीं दिख रही है मुझे कोई भी। ये तो उन लोगों का काम है जो यहाँ पर हमारा टेक्निकल देखते हैं, जी जी क्लासरूम में वही डालते हैं। ओके, क्योंकि आपकी वाली नहीं है, बाकी दीदी लोगों की तो मिल गई, आपकी पीपीटी नहीं है एक भी। नहीं दीदी 11 नवंबर की तो मिली है। ओके, मुझे मिल नहीं गई तो मैं क्लासरूम में चेक कर रही थी तो मुझे मिली नहीं एक भी ना, तो मैं वो देख रही हाँ, हूँ। जिनका हो गया वो लीव कर सकते हैं ना, जिनको कुछ पूछना है वही रुके, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। जय हिंद दीदी।